different types of activation functions and their usage according to different requirements. First one is binary step function. So this function will send the same signal as input if the value of input is greater than some threshold, otherwise it will send 0. So its range will be between 0 to 1. मतलब अगर न्यूरॉन की वैल्यू इनपुट की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड एंड उसका आउटपुट नेक्स्ट लेयर के लिए कंसिडर नहीं होगा. एंड उसी तरह से अगर इनपुट की वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो इट्स आउटपुट विल बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट लेयर. सो ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन ट्रू और फॉल्स टाइप के बाइनरी डिसीजंस को लेने के लिए ही यूज होता है. नाउ सेकंड वन इज लीनियर एक्टिवेशन. तो जो स्टेप बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन था वो भी लीनियर था, ये भी लीनियर है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि जो बाइनरी स्टेप था इट हैड ओनली वाई कंपोनेंट. मतलब कि उसकी जो भी रेंज थी इट वाज बिटवीन 0 to 1 एंड इट वाज वेराइंग ओनली ऑन वाई एक्सिस. मतलब कि उसका कोई एक्स कंपोनेंट तो था ही नहीं. सो इट वाज कैपेबल ऑफ गिविंग ओनली बाइनरी क्लासिफिकेशंस. बट यहाँ पे क्या है कि दिस फंक्शन, दिस एक्टिवेशन function is given by the equation of linear line which passes through the origin a equals to bx. so यहाँ पे x and y दोनों component present हैं and इसीलिए this function can give multiple output also. अब अगर इस equation का डेरिवेशन किया जाए तो इट विल नॉट बी ज़ीरो. ज़ीरो नहीं होगा मतलब बैक प्रोपोगेशन पॉसिबल है तो इसका डेरिवेटिव होगा ओनली b. इट विल बी अ कांस्टेंट. So at the time of back propagation, generally all the weights and biases are updated based on error to the weight of each neuron. मतलब कि हर एक न्यूरॉन हर एक लेयर के लिए अपडेटिंग फैक्टर अलग होगा. बट द केस हियर इज इस इक्वेशन का डेरिवेशन हमें मिल रहा है सम कांस्टेंट b. सो हर एक लेयर के लिए हर एक न्यूरॉन के लिए अपडेटिंग फैक्टर एक ही होगा. अब अगर हर एक न्यूरॉन हर एक लेयर के लिए अपडेटिंग फैक्टर सिमिलर है तो लर्निंग तो पॉसिबल है ही नहीं. सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ बैक प्रोपोगेशन एट ऑल. मतलब कि अगर हम मल्टीपल लेयर्स पर ये फंक्शन यूज करते हैं तो ड्यू टू सेम अपडेटिंग फैक्टर इट विल कोलैप्स इनटू अ सिंगल लेयर. मतलब कि जितनी भी लेयर हम चाहे यूज करें इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल लेयर. इसीलिए बैक प्रोपोगेशन इज नॉट अलाउड हेयर. एंड एज ये बैक प्रोपोगेशन अलाउड नहीं है तो वी कैन नॉट यूज दिस फंक्शन विथ मल्टीपल लेयर्स ऑल्सो. सो ये फंक्शन कहाँ यूज होता है जनरली? जहाँ एक ही लेयर प्रेजेंट हो या फिर सीक्वेंशियल डेटा हो जिसमें अपडेटिंग फैक्टर सिमिलर हो, देन वी कैन यूज दिस फंक्शन. तो जहाँ पे ये फंक्शन यूज होता है उनके जनरल एग्जांपल्स हैं प्रॉब्लम्स विद न्यूमेरिकल डेटा एंड रिग्रेशन. नाउ थर्ड वन है सिग्मॉइड और लॉजिस्टिक एक्टिवेशन. सो इसकी रेंज भी अगेन 0 to 1 है बट इट इज़ नॉट लाइक बाइनरी स्टेप वेयर वी वर गेटिंग strictly 0 or 1. So this function can assume any value between 0 and 1. It can be 0.2 also, it can be 0.5 also, it can be anything between 0 to 1. So ये ग्राफ देख के हमें पता चल गया कि it is a type of non-linear function and where it is used. So generally it is used at output layer which has too many hidden layers specifically for the task of making predictions with the help of probabilities. Example, अगर हमें बहुत सारे sentence given है and we have to predict कि वो सारे sentence politics के related है कि नहीं. So as the output we will get a probability of each sentence belonging to or probability of how a particular sentence is being related to पॉलिटिक्स. ये फंक्शन हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन एंड बाइनरी क्लासिफिकेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन ऑफ मैनी लेबल्स फ्रॉम मैनी क्लासेस. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमें बहुत सारी इमेजेस गिवन हो एंड उन इमेज में हमें फ्लावर को फाइंड करके उन फ्लावर को नेम करना है, उनके नेम्स फाइंड करने हैं तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सिग्मॉइड और लॉजिस्टिक एक्टिवेशन. Fourth one is hyperbolic tangent. So this function is similar to sigmoid but its range will be -1 to 1 instead of 0 to 1. So generally this function is used to find local or global minimum from big data or natural language processing. और अगर हमें sentiment analysis perform करना हो into 3 classes positive, negative and neutral, -1, 0 and 1.
So this is also possible with hyperbolic tangent function. Now next one is softmax. तो softmax function के लिए हम कह सकते हैं कि it is the combination of multiple sigmoid. Again इसकी रेंज होगी 0 to 1. जनरली ये फंक्शन आउटपुट लेयर पर अप्लाई होता है एंड ये किस टाइप का प्रेडिक्शन देगा. सो इट विल बी ऑफ सिंगल लेबल फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बहुत सारे पैराग्राफ्स गिवन है एंड वी हैव टू predict title for each and every paragraph, it will come under this category of single label from multiple classes. Now next one is softsign function. So this function will fall between tanh-hyperbolic and sigmoid. Common application for this function is text to speech recognition. अब next है ReLU. So ReLU function में learning rate generally हायर होता है, मतलब कि सारे लर्निंग डेटा, सारी इनपुट पैटर्न्स को वो जल्दी लर्न करेगा. इट ऑल्सो सपोर्ट स्पार्स डेटा. रेलू फंक्शन हमेशा हिडन लेयर्स में ही यूज होता है. बट नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? अगर इनपुट पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर इनपुट नेगेटिव है तो इट विल बिकम 0 एंड दिस इज कॉल्ड डाइंग रेलू प्रॉब्लम. एंड अगर नेगेटिव इनपुट्स होंगे तो ग्रेडियंट विल ऑल्सो बिकम 0. सो ड्यूरिंग बैक प्रोपोगेशन, ड्यू टू दिस ग्रेडियंट 0, वेट एंड बायस फॉर सम न्यूरॉन्स विल नॉट बी अपडेटेड. मीनिंग जिस भी न्यूरॉन का वेट और बायस अपडेट नहीं हुआ, इट विल बिकम डेड न्यूरॉन. इस टाइप के न्यूरॉन्स की वजह से कभी भी नेटवर्क के कुछ रीजियंस कभी अपडेट होंगे ही नहीं. नेक्स्ट, exponential-learning-unit. So this activation is same as rectified-linear-unit with the only difference that this function eliminate vanishing gradient problem. अब इस ELU फंक्शन का ही एक और वेरिएंट यहाँ पे गिवन है, scaled exponential learning unit. So it is like ELU only, but जो भी आउटपुट होगा it is multiplied by some constant s. Now ReLU फंक्शन का ही एक वेरिएंट Leaky-Relu. So ReLU फंक्शन में जो प्रॉब्लम होती थी of dying ReLU प्रॉब्लम, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आने पर आउटपुट 0 हो जाता था. सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ Leaky-Relu. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ गिवन है इट इज ऑफ रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एंड जो राइट साइड पे गिवन है इट इज ऑफ Leaky-Relu. सो ग्राफ से ही हम देख सकते हैं कि this Leaky-Relu can handle negative values. So with the help of only graph we can observe that the line on right side has a slope, which means it can handle negative values also. In short, there will be a change in range as compared to ReLU, and it will be minus infinity to plus infinity instead of 0 to infinity. Now next one is paramatric-relu. So this function is extension of Leaky-Relu. तो Leaky-Relu में क्या होता था, एक predetermined स्लोप की वैल्यू यूज करते थे फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग नेगेटिव इनपुट्स. बट यहाँ पे क्या है, जो भी नेगेटिव वैल्यूज का स्लोप क्रिएट होगा वही स्लोप खुद भी एक पैरामीटर बन जाएगा, वही स्लोप खुद भी एक पैरामीटर होगा फॉर द लर्निंग पर्पस. नेक्स्ट, स्विश एंड गेलू दोनों ही रेलू के एक्सटेंशंस हैं. बट इस अब स्विश फंक्शन की यूनिक बात यह है कि इनपुट एंड फंक्शन वैल्यूज का कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता. सो दिस फंक्शन वैल्यू मे डिक्रीज फॉर increasing input. Second one is Gaussian activation. So this function is also generally used for elimination of vanishing gradient problem and has its common application in natural language processing. यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है it is of Swiss function and जो equation given है it is of Gelu function. So here are some of the different real-time requirements and their solutions regarding activation functions. तो अगर हमारा क्लासिफिकेशन बाइनरी हो तो वी शुड गो फॉर सिग्मॉइड. देन अगर हमारा आउटपुट न्यूमेरिकल वैल्यूज में हो या फिर रिग्रेशन हो तो वी शुड प्रिफर लीनियर. एज वेल एज अगर हम सिंगल लेयर नेटवर्क यूज करते हैं तो भी वी कैन यूज दिस लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन. देन इफ क्लासेस आर मल्टीपल but labels are single, example title prediction from paragraph, so we should go for softmax. Then if our classification is of multi-label and of multi-class, then we should go for again sigmoid. Then if we are majorly focused on this vanishing gradient problem, then we should avoid both these sigmoid and tanh-hyperbolic. Then if we have to perform any speech recognition or any other similar natural language processing problems, we should prefer tanh-hyperbolic. या फिर अब भी पता ना चले कि which function to use, तो always start with ReLU function and compare the results with other preferred functions accordingly. So this was all about different activation functions and their uses. Thank you.